नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार अब टल चुका है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार टल गया है। बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई है और यही बड़ी वजह इस मंत्रिमंडल विस्तार के टलने की। आज शाम 6 बजे विस्तार होना था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की जो लिस्ट है मंत्रियों की, वो तैयार नहीं है और इसकी तैयारी को देखते हुए ही यह विस्तार टाल दिया गया है। तो पहले यह खबर थी कि आज शाम 5 बजे विस्तार कैबिनेट का होना है, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है, बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं है और ऐसे में नीतीश कैबिनेट का विस्तार टाल दिया गया है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार टला है, जो अब अपडेट सामने आ रहा है नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर के कि लिस्ट तैयार बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। जेडीयू की तरफ से यह चर्चा है कि पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे, वहीं बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, वजह क्या मानी जाए कि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं है? अपडेट क्या आपके पास? देखिए राहुल, जो जानकारी मिल रही थी कि आज शाम संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और जिसकी चर्चा भी बेहद तेज थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू की तो लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई है। और दिल्ली से जब तक उसे हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक बिहार में बीजेपी के कोटा से कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। इसी वजह से संभावित आज मंत्रिमंडल का विस्तार है वो टल चुका है और सूत्र बताते हैं कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है राहुल, की बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी हैं। जेडीयू ने अब मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है, किसे मंत्री बनाना है और किसे नहीं बनाना है, लेकिन बीजेपी के कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और चूंकि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि बीजेपी की कोटा से बिहार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, तो जब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती है तब तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव नहीं है। इसी वजह से आज जो संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो फिलहाल चल चुका है। चलिए, आनंद बने रहिए। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लिस्ट तैयार नहीं, ये बात कही जा रही है, क्या नए चेहरे हैं उनको लेकर के मंथन अब तक नहीं हो पाया है? वजह बड़ी क्या मानी जाए? देखिए, बीजेपी में जो भी निर्णय होना है वो दिल्ली से होना है और जब तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर नहीं लगती है तब तक के लिए जो लिस्ट है वो तैयार नहीं होगा। और बिहार भाजपा कोर कमेटी के द्वारा जो सूची है वो दिल्ली भेजा जा चुका है और दिल्ली से अब उस सूची पर मुहर लगकर आना बाकी है। और जैसे ही राष्ट्रीय कोर कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मुहर लगेगी और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी क्षण हो सकता है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, क्योंकि जदयू ने अपनी सूची तैयार कर ली है। क्योंकि जदयू में ज्यादातर जो खबर आ रही है कि जो पुराने चेहरे हैं वही हैं, कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी पूरी टीम जो है वो नए सिरे से टीम तैयार करनी है। बीजेपी के पास अभी लोकसभा चुनाव भी सामने सर पर है और वहां भी सीटों पर मंथन चल रहा है, तो लिहाजा इसके कारण थोड़ी देर जरूर हुई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कभी भी सूची दिल्ली से पटना भेजी जा सकती है और उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। तो इंतजार सिर्फ सूची के पटना आने का है और दिल्ली भेज दिया गया है। बिहार कोर कमेटी के द्वारा जो जितने भी संभावित नाम हैं, जो चेहरे हैं विधानमंडल के, उन चेहरों को भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मुहर लग करके कब उस सूची को फिर से बिहार भेजी जाती है। जी शैलेंद्र, जो इससे पहले नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे जब बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो क्या वो चेहरे अगर रिपीट नहीं होते हैं तो कोई क्या संतोष भी जाहिर करते हुए नेता नजर आ रहे हैं? क्या ये भी कुछ वजह मानी जाए थोड़ी लेट लतीफी की? देखिए, फिलहाल नाराजगी की बात कहीं से सामने नहीं आई है और जब तक के लिए सूची नहीं आ जाती है, उसमें जो चेहरे हैं वो नहीं देख लिए जाते हैं, तब तक के लिए यह कहना मुश्किल है कि नाराजगी कहीं भी है किसी भी हद तक। लेकिन चूंकि बीजेपी में जो भी निर्णय होते हैं वहाँ लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो निर्णय होगा और उसके बाद जो सूची दिल्ली से जब पटना आ जाएगी उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। क्योंकि दोनों दलों के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन्हें मंत्री बनना है, जदयू और भाजपा। जदयू ने सूची तैयार कर ली है, लेकिन बीजेपी में सूची तैयार नहीं हुई है। जैसे ही सूची पटना आएगा और उसी समय मंत्रिमंडल विस्तार की भी घोषणा कर दी जाएगी। और जहां तक नाराजगी है
तो भाजपा में इस तरह की कोई बात अभी देखने को नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर है कि कई नए चेहरे इस बार बीजेपी में मंत्रिमंडल में रह पाएंगे, यह लगभग तय है। खबर थी कि दिल्ली से पटना लौटने के बाद से मंगल पांडे उस लिस्ट को सौंपेंगे, लेकिन मंगल पांडे को लेकर के क्या खबर मिल रही है? क्या उनके पास अभी वो लिस्ट पर मुहर लगने में थोड़ी देरी या फिर कितना और वक्त लग सकता है? बिल्कुल, देखिए, मंगल पांडे कल ही पटना आने वाले थे, लेकिन कल वो पटना नहीं आए। आज मंगल पांडे पटना आ रहे हैं और उनके आने का दो कारण हो सकता है। एक, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, और जो उससे भी बड़ा कारण है कि आज जो भी उम्मीदवार थे बिहार विधान परिषद के, सभी दलों के उम्मीदवारों को आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा विधानसभा में। तो उसके लिए भी मंगल पांडे पटना रहे हैं, क्योंकि शाम के 3 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जितने भी उम्मीदवार थे उन सभी उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे बिहार विधान परिषद के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में मंगल पांडे का होना जरूरी है, तो इस वजह से भी मंगल पांडे आज पटना आ रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए शैलेंद्र। तो बीजेपी की लिस्ट तैयार अभी नहीं है, मुहर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लगी है और इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, और इसी वजह से जो आज मंत्रिमंडल विस्तार होना था वो मंत्रिमंडल विस्तार टल चुका है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जल्द ही जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी और उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार जो है नीतीश कैबिनेट का वो हो जाएगा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीट जा सकती है, जिसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और नवादा सीट शामिल है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं, 1 सीट उनके खाते में जाएगी। जीतन राम मांझी गया से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग सामने आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान के लिए 5 सीट, हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो 2019 में चुनाव जो है 6 सीटों पर लड़ा था, खगड़िया सीट भी उसमें शामिल थी, लेकिन 5 सीट पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के लिए 1 सीट और माना जा रहा है कि काराकाट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, पसंदीदा सीट है उनकी, और जीतन राम मांझी गया से उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। न्यूज 18 के मेगा पोल में बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिली और इंडी अलायंस को कितनी सीटें मिल रही है, इसके साथ साथ आइए ये भी जान लेते हैं कि बिहार के किस रीजन में किस अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है। बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ी जीत मिलती दिख रही है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। बिहार की 40 सीटों की यदि बात करें तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 40 में से 38 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि इंडी अलायंस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। 2019 की तरह बिहार में अदर्स के लिए कोई मौका नहीं दिख रहा। हमारे मेगा ओपिनियन पोल में बिहार को 5 रीजन में बांटा गया है। मध्य बिहार, पूर्वी बिहार, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पश्चिम बिहार। सेंट्रल बिहार में कुल 8 सीटों पर मेगा सर्वे किया गया। सेंट्रल बिहार की 8 में से एनडीए को 7 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडी अलायंस को मध्य बिहार में मात्र 1 सीट मिलने की उम्मीद है। पिछले चुनाव की यदि तुलना करें तो एनडीए को 1 सीट का नुकसान मध्य बिहार के इलाके में होते हुए दिख रहा है। ये वो इलाका है जहां पटना साहिब, पाटलिपुत्र, वैशाली, हाजीपुर, उजियारपुर, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर शामिल हैं। पिछली बार यहां की सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन मगध के इलाके में एनडीए को 1 सीट का नुकसान होते दिख रहा है। पूर्वी बिहार की यदि बात करें तो पूर्वी बिहार में 6 सीट पर मेगा सर्वे किया गया है। पूर्वी बिहार में एनडीए को 5 सीट मिलती दिख रही है, जबकि इंडी अलायंस को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। ये बिहार में सीमांचल का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है, जहां से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया की सीमांचल की सीटें हैं। इन 4 के अलावा अंग प्रदेश की 2 सीटें,
भागलपुर और बांका में भी मेगा सर्वे किया गया। पिछली बार यहाँ भी एक सीट पर एनडीए की हार हुई थी। किशनगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। सीमांचल के इलाके में इस बार भी एनडीए एक सीट हारती हुई दिख रही है। अब जरा उत्तर बिहार का हाल देख लीजिए। ये बिहार का सबसे बड़ा इलाका है। उत्तर बिहार में 12 सीट पर मेगा सर्वे किया गया, जहां की सभी 12 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। इंडी अलायंस को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है, यानी नेपाल बॉर्डर से सटे वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियां सभी सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही हैं। ये वो इलाका है जहां बीजेपी के बड़े नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अब दक्षिण बिहार का हाल भी देख लीजिए। दक्षिण बिहार में 5 सीट पर मेगा सर्वे किया गया। ये पड़ोसी राज्य झारखंड से सटा हुआ इलाका है। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई का वो इलाका है जहां मेगा सर्वे किया गया। दक्षिण बिहार की सभी 5 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। मतलब इन सभी सीटों पर एनडीए का दबदबा मेगा सर्वे में दिख रहा है। और अब बात पश्चिम बिहार की भी कर लेते हैं। पश्चिम बिहार में 9 सीट पर मेगा सर्वे हुआ, जहां की सभी 9 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बिहार यानी शाहाबाद और भोजपुर पट्टी का वो इलाका जहां एनडीए का दबदबा दिख रहा है। पश्चिम बिहार में शाहाबाद इलाके की सभी 4 सीटें यानी आरा, सासाराम, बक्सर और काराकाट में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। भोजपुर पट्टी के बाकी के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज, इन सभी सीटों पर भी बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां बम्पर बढ़त के साथ सर्वे में जीत हासिल करती दिख रही है। मतलब न्यूज 18 के मेगा सर्वे में मोदी नीतीश का मैजिक बिहार में चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि एनडीए को पिछली बार यानी 2019 से 1 सीट का नुकसान और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मेगा ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता दिखा है। इसके पीछे की वजह से जुड़े तमाम सवाल भी पोल में रखे गए हैं। क्या है जनता का मूड, रिपोर्ट में देखते हैं। सबसे सॉलिड रायशुमारी है ये, जिससे देश की राजनीति का रुख समझना आसान होगा। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में ये भी सवाल रखा गया कि क्या अयोध्या में बना राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, तो जवाब में 64% लोगों ने राम मंदिर को राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक माना। 20% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं 16% ने इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। 24 के चुनाव में राम मंदिर के असर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मोदी लहर पर सवार बीजेपी राम मंदिर का प्रचार घर घर कर रही है। उधर मोदी विरोध में बने इंडी गठबंधन से जुड़ा सवाल भी ओपिनियन पोल में रखा गया। जनता के बीच इस गठबंधन की कितनी जानकारी है, आप भी देखिए। सर्वे में जुड़े 56% लोगों को ही इंडी गठबंधन की जानकारी है। 22% लोगों को इंडी गुट का कुछ भी अता पता नहीं और साथ ही 22% लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। विपक्ष के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस इंडी गठबंधन के जोर पर वो 24 का चुनाव जीतने चले हैं, उसका नाम भी बहुतों को पता नहीं। खैर, ओपिनियन पोल में महिलाओं से जुड़े कुछ सवालों पर भी रायशुमारी की गई, जैसे कि महिला आरक्षण बिल। ओपिनियन पोल में 68% लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल का 20% ने विरोध भी जताया, जबकि 12% बिल के बारे में जानते ही नहीं। महिला कल्याण के साथ क्या देश तरक्की की राह पर है? क्या लोगों को भविष्य में आर्थिक हालात में सुधार के संकेत मिल रहे हैं? इसे जानने की कोशिश की गई तो पोल में लोगों ने बताया कि अगले 1 साल में 72% को आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। वहीं 21% मानते हैं कि कोई आर्थिक हालात में बदलाव मुश्किल है। साथ ही 5% तो ये भी मानते हैं कि अगले साल आर्थिक स्थिति और खराब होगी, जबकि 3% ने कह नहीं सकते का जवाब दिया।
सबसे बड़े चुनाव से पहले हुए सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सबसे जरूरी सवाल सांसदों के प्रदर्शन का भी है। मौजूदा सांसद के प्रदर्शन से 40% लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखे, वहीं 24% लोग संतुष्ट हैं। साथ ही 17% ना तो संतुष्ट हैं ना असंतुष्ट। वहीं 7% लोग अपने मौजूदा सांसदों के काम से बेहद खफा हैं। इसके अलावा 1% ने कह नहीं सकते या नहीं जानते में राय दी है। जिन्होंने काम किया वही लोगों की पसंद बने हैं, जिनसे लोग नाराज हैं उसकी वाजिब वजह है। देश के सबसे बड़े चुनाव से पहले हुआ सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देश के मूड का ट्रेलर भर है। इस मेगा ओपिनियन पोल की अगली किस्त जैसे ही रिलीज होगी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर आप किससे कितने नंबर देंगे, तो देश भर के लोगों ने मोदी को 100 में से 59 नंबर दिए, राहुल गांधी को 21 नंबर दिए, तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को 9 नंबर लोगों ने दिए। वहीं आंकड़ा ये बिहार में बदल गया। बिहार के लोगों से जब पूछा गया तो मोदी को 100 में से 69 नंबर बिहार के लोगों ने दिया, राहुल गांधी को 26 नंबर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 3 नंबर और ममता बनर्जी को मात्र 1 नंबर बिहार के लोगों ने दिया। तो न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी की आंधी दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते दिख रहे हैं। इस पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधियों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जनता देख रही है, तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की बम्पर जीत होगी। जनता मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने में सफल है और देश की जनता मोदी सरकार से पूछ रही है कि आपने महंगाई कम करने के लिए क्या कार्य किए, आपने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या कार्य किए, आपने गरीबों की संख्या घटाने के लिए कौन से कार्य किए। सच तो यह है कि अभी चुनाव का वातावरण ही तैयार नहीं हुआ है। हाँ, बीजेपी जरूर हिंदू मुस्लिम राग छेड़ेगी, इसी आधार पर वो अब तक राजनीति करती रही है, चुनाव लड़ती जीतती रही है, लेकिन क्या असली मुद्दे मर जाएंगे, दब जाएंगे? क्या जनता महंगाई पर विचार ही नहीं करेगी? क्या जो बेरोजगार युवा हैं, जो अपनी उम्र सीमा खो चुके, जो जीवन में कभी नौकरी नहीं पा सकते, उन्हें कोई मलाल नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एनडीए है, जहां लगातार घटक दल जुड़ते चले जा रहे हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद क्लीन स्वीप होगी, 40 में से 40 सीटें मिलेंगी और अधिकांश ओपिनियन पोल जो विभिन्न चैनल्स के आ रहे हैं वो भी इसी बात की बानगी दिख रहे हैं। देश के लोगों ने देखा कि 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सारे विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास हो, देश का सांस्कृतिक विकास हो, हर पथ पर देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के सामने कोई नहीं, अब की बार 400 पार। मोदी जी का काम बोलता था, पर उस काम को देख के अब जनता ने बोलना चालू किया है और न्यूज 18 जो कि देश का प्रतिष्ठित चैनल है, उसके ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर रही है और फिर से सरकार बना रही है। अभी तक विपक्ष ने अपना नेता तो तय किया नहीं। ये जो फ्रैक्चर गठबंधन है हर राज्य में बिखर चुका है। सारे लोग इसको तो अलग अलग धौंस दे रहे हैं। ममता अलग धौंस दे रही है, केजरीवाल अलग धौंस दे रहे हैं। सारे लोग ये मुख्य रूप से ये फ्रैक्चर गठबंधन है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया। न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल किया और देश के 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों पर हमारा सर्वे हुआ। तो चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल न्यूज़ 18 ने किया, 518 लोकसभा सीटें, जिस पर ये पूरा सर्वे जो है वो किया गया और एक बेहद कह सकते हैं कि खास आंकड़े आए। पीएम मोदी का फैक्टर सर्वे में हावी नजर आया। प्रधानमंत्री की साख पर लोगों का भरोसा कायम है। इस सर्वे में इस बात का पता चला। केंद्र सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट दिख रही है। मोदी को 73% लोगों ने ईमानदार बताया है। 69% लोगों ने मोदी को मेहनती बताया है। वहीं 67% लोगों ने मोदी को मजबूत नेता कहा।
68% लोगों ने भारत के लिए विजनरी नेता पीएम मोदी को बताया है। 85% लोगों ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट करेंगे। 80% लोग पीएम मोदी के काम से संतुष्ट हैं। नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। तो लगातार कह सकते हैं कि जो पोल आया है सामने, और इस प्री पोल के जरिए इस बात को लेकर भी बीजेपी हावी नजर आ रही है कि पसंदीदा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें ही वो देखें। तो देखिए, इस बीच खबर सीए को लेकर के है कि सीए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। शाह ने कहा कि नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा अधिकार है, सीए पर कभी समझौता नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी बीजेपी ने कहा, वो नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर साबित हुई। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। शाह ने साफ किया कि ये राजनीतिक फायदे के लिए फैसले नहीं, अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। इस बात का भी जिक्र गृह मंत्री ने किया। सीए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।